हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रिपल ए ब्राइट अकेडमी ऑनलाइन क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम लेबर इंस्पेक्टर का पेपर डिस्कस करेंगे जो 8 मार्च को हुआ है, राइट। तो पेपर में सबसे पहला जो क्वेश्चन रहा था दैट इज़ बेस्ड ऑन वॉइस। वॉइस मीन्स एक्टिव और पैसिव। तो आपको एक्टिव गिवन होता है तो आपको पैसिव ढूंढना होता है, अगर पैसिव गिवन हो तो एक्टिव ढूंढना होता है। देखिए, तो चेंज द गिवन सेंटेंस इनटू पैसिव, तो पैसिव में चेंज करना है। द स्टूडेंट्स वर सॉल्विंग, जैसे ही हम आईएनजी वर्ब देखते हैं ना तो हमें एक बात कंफर्म हो गई कि ये लाइन पैसिव हो ही नहीं सकता, बिकॉज पैसिव लाइन में हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आता है। तो और दूसरा स्टेप, ये एक्टिव वॉइस में गिवन है, ये कंफर्म हुआ। अब हमें जब इसका पैसिव ढूंढना है ना तो आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब का पैसिव हमेशा बीइंग थर्ड फॉर्म से बनता है, BEING बीइंग, और साथ में क्या होना चाहिए, थर्ड फॉर्म। और टेंस क्या होना चाहिए, जो भी उस गिवन लाइन का टेंस है। जैसे यहाँ पे वॉज है ना, वर है ना, पास्ट टेंस है ना, तो यहाँ पे भी वॉज वर ही होना चाहिए। तो वॉज वर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा। फिर बीइंग के साथ में थर्ड फॉर्म का मतलब है सॉल्विंग की जगह पर आ जाएगा बीइंग सॉल्व्ड, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, बीइंग इसमें है थर्ड फॉर्म के साथ, बीइंग सॉल्व्ड इसमें है थर्ड फॉर्म के साथ। इसका मतलब जो सेकंड और फोर्थ ऑप्शन है वो क्रॉस हुई। मैं ये इसीलिए एक्सप्लेन कर रही हूँ ताकि आपको समझ में आए हमने वॉइस को सॉल्व कैसे करना है। आईएनजी वर्ब दिखा तो ये पैसिव हो ही नहीं सकता, आईएनजी वर्ब दिखा तो ये हमेशा बीइंग थर्ड फॉर्म से पैसिव बनेगा। लेकिन अगर सेंटेंस में पास्ट टेंस गिवन है, वॉज वर गिवन है, तो आंसर भी वॉज वर से होगा। अगर सेंटेंस में इज एम आर गिवन है तो आंसर भी इज एम आर से होगा। तो देखिए यहाँ वॉज वर था ना, तो बीइंग थर्ड फॉर्म दोनों में है। लेकिन सम्स को वॉज थोड़ी देंगे, सम्स को हमेशा वर देंगे। सो द सम्स वर बीइंग सॉल्व्ड बाय द स्टूडेंट्स। तो आंसर इज सी ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन आंसर था इसका। ये था क्वेश्चन फर्स्ट। सेकंड में क्या था, वॉइस नरेशन है जो सॉल्व करना है। डायरेक्ट स्पीच गिवन है, इनडायरेक्ट में सॉल्व करना है। अगर आप सबको एक छोटा सा रूल है, नरेशन का एक छोटा सा रूल है जो हम हमेशा डिस्कस करते हैं। तो डायरेक्ट स्पीच वो होती है जिसके दोनों साइड में, स्पीच के दोनों साइड क्या होते हैं, इन्वर्टेड कॉमास होते हैं। जो भी स्पीकर ने बोला है, जो भी सब्जेक्ट ने बोला है, वो सेम वर्ड्स होते हैं उसके अंदर। लाइन अगर किसी भी टोन में है, जैसे सपोज करो एफर्मेटिव है, डिक्लेरेटिव है, पॉजिटिव लाइन है, लाइन का लास्ट कौन करेगा, उसमें फुल स्टॉप करेगा। पंक्चुएशन मार्क की बात करूँ तो फुल स्टॉप करेगा। अगर लाइन सरप्राइजनेस का मैसेज है, व्हाट अ ब्यूटीफुल पिक्चर इट इज़, है ना, हाउ ब्यूटीफुली ही एक्सप्लेन द मैथड, तो हाउ ब्यूटीफुली एक्सप्लेन द मैथड, व्हाट अ ब्यूटीफुल पिक्चर इट इज़, हुर्रे वी वॉन द गेम। इन सेंटेंसेस को, एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस को, लाइन के लास्ट में आपको क्या मिलेगा, एक्सक्लेमेशन मार्क मिलेगा। और अगर लाइन एक टोन ऑफ क्वेश्चन है, व्हाट आर यू डूइंग, हाउ विल यू गो देयर, व्हेन विल यू गो देयर, तो ये जो व्हेन, व्हाट, व्हाई, वेयर है जो क्वेश्चन पुट करते हैं, या इज एम आर लाइन के शुरू में आ जाए, वॉज वर लाइन के शुरू में आ जाए, तो लाइन विल बी इन द टोन ऑफ क्वेश्चन। तो सिंबल क्या आएगा लास्ट में, पंक्चुएशन मार्क क्या आएगा लास्ट में, क्वेश्चन मार्क आएगा, है ना। तो हम सबको पता है इन्वर्टेड कॉमास के बीच में कोई भी सिंबल आ सकता है अकॉर्डिंग टू द गिवन लाइन, जो भी लाइन गिवन है उसके हिसाब से। बट वंस द स्पीच हैज़ बिकम इनडायरेक्ट, तो लाइन हमेशा मार्क होना चाहिए क्या, लास्ट में फुल स्टॉप। ये नरेशन का रूल है। तो आप एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, इन चारों ऑप्शन में से देख सकते हो सिर्फ सेकेंड ऑप्शन जो ऐसा, थर्ड है ना, सी ऑप्शन जो ऐसा जिसके लास्ट में फुल स्टॉप है, क्वेश्चन मार्क नहीं है। लेकिन वहाँ पे मिस्टेक एक और है, दूसरा रूल याद करवा देती हूँ कि मतलब हमने यहाँ पे डी ऑप्शन को मार्क कर रहे हैं, सब डी ऑप्शन को मार्क कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो डी ऑप्शन में एक वीक पॉइंट है, वो ऑप्शन आंसर नहीं बन पाएगा। तो अकॉर्डिंग टू मी ये चारों इनवैलिड है, ये चारों में से कोई आंसर नहीं है। इस लाइन का आंसर यही बनता, डी बनता, लेकिन इसके लास्ट में सिंबल क्या होना चाहिए था, फुल स्टॉप होना चाहिए था, तो ये आंसर बनता। नरेशन डायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कोमास के बीच में कोई भी सिंबल आ सकता है, इनडायरेक्ट स्पीच में हमेशा फुल स्टॉप ही आना चाहिए। अच्छा, ये ऑप्शन क्यों आंसर नहीं बना, इस पे बात करते हैं। जब भी WH फैमिली वर्ड से क्वेश्चन पुट किया जाए, जैसे कि व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हु, whom, how, whose, इनमें से कोई भी वर्ड हो, क्वेश्चनिंग मैसेज बनाने में अगर WH फैमिली वर्ड्स यूज्ड हों तो कंजंक्शन इफ़ या वेदर नहीं आता। इफ़ या वेदर कंजंक्शन तब आता है जब ऑक्सिलरी से सवाल पूछा जाए। एग्जाम्पल देके दिखाती हूँ मैं आपको। अगर हम कहते हैं ही सेड, कोमा, इन्वर्टेड कोमास बिगिन, डू यू हेल्प देम। अब मैंने बड़ा सिंपल सा लाइन लिया, प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज़ किया और क्वेश्चन अराइज हुआ। डू शुरू में आने के वजह से, ऑक्सिलरी है प्रेजेंट इंडेफिनिट का डू या डज, डू शुरू में आने के वजह से लाइन क्या है, सवाल है, इसीलिए लाइन के लास्ट में देखिए क्या है, क्वेश्चन मार्क है। ये क्वेश्चन मार्क डायरेक्ट स्पीच है, इन्वर्टेड कोमास वाली है, डायरेक्ट स्पीच है, यहाँ आ सकता है।
इनडायरेक्ट में ये क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा। और ये वो लाइन होती है सवाल वाली, क्वेश्चन वाली लाइन, जिसको हमने WH फैमिली वर्ड से शुरू नहीं किया। इसमें लगता है इफ़ या वेदर, तो इस लाइन का आंसर बनेगा ही आस्क्ड। यहाँ आप इफ़ लगा सकते हो, वेदर लगा सकते हो। इफ़, अब ये यू जो है लिसनर के अकॉर्डिंग चेंज होता है, लिसनर है नहीं, मैंने मेंशन किया, तो हम मान लेते हैं आई को, है ना, यहाँ लिसनर मैं ही रही होंगी। ही आस्क्ड, ही सेड टू मी, ही आस्क्ड मी, तो ही आस्क्ड इफ़ आई, हेल्प का सेकंड फॉर्म ले आएंगे, प्रेजेंट बन जाएगा पास्ट, देन थर्ड फॉर्म चेंज, थर्ड पर्सन चेंज नहीं होते। तो आपने नोटिस किया, मेरा मेन पर्पज़ है आपको ये क्लैरिफाई करना, ये समझाना कि इफ़ या वेदर ये कंजंक्शंस नरेशन में तब आती हैं जब लाइन में क्वेश्चन हो हेल्पिंग वर्ब की बिगिनिंग से, यानी कि इज़, एम, आर से, वॉज, वर से, कैन, कुड, मे, माइट से, डू, डज, डिड से, विल, शेल से, मतलब किसी भी ऑक्सिलरी से, किसी भी मॉडल वर्ब से इफ़ लाइन बिगिंस तो लगता है इफ़ या वेदर, यानी दैट नहीं लगता, दैट नहीं लगता, इफ़ या वेदर लगता है जब इंटेरोगेशन में सवाल पूछने में ऑक्सिलरी बिगिनिंग करता है। दैट नहीं लगता जब इंटेरोगेशन में WH फैमिली वर्ड बिगिनिंग करता है, व्हाट, वेयर। तो हम ये कंक्लूड करते हैं डी ऑप्शन में प्रॉब्लम क्या है, सिंबल है, यहाँ पे फुल स्टॉप होना चाहिए था, गलत है ये। और सी ऑप्शन में बाकी सब कुछ सही है, फुल स्टॉप भी है, लेकिन यहाँ पे इफ़ जो है वो बिल्कुल भी सही नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू मी देयर इज़ नो ऑप्शन करेक्ट। बट अगर ज़बरदस्ती बना रहे हो तो डी ऑप्शन करेक्ट मान रहे हैं, वरना एज सच यहाँ आंसर नहीं है, इसका कोई भी ऑप्शन वैलिड नहीं है। आई होप आप में से बहुत सारे जन पढ़ते हैं, पढ़ रहे होंगे, उनको भी ये रूल्स पता होंगे, है ना। तो अब चलते हैं क्वेश्चन थर्ड पर। तो इट वॉज अ डिस्प्यूटेड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन इज अ लार्ज नंबर ऑफ शॉट्स एंड बुलेट्स। देखो पहला ग्रुप क्या होता है, किसी भी चीज़ का ग्रुप हो सकता है ना, पीपल, ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ बॉयज़, ग्रुप ऑफ गर्ल्स, ये स्पेसिफिकली बुलेट्स और शॉट्स के लिए तो नहीं जाता है ना। और दूसरा क्लस्टर भी किसी भी चीज़ का हो सकता है ना, ज़्यादातर पर्सन्स का। और फिर वॉली तो आंसर है यहाँ पर, है ना। लेकिन मॉब क्या होता है, ग्रुप ऑफ एंग्री पीपल, जो भड़की जनता होती है ना, उसके समूह को बोलते हैं। तो बाकी सब तो लोगों के लिए जाता है, ये जा सकता है ऑप्शन, जिसका मतलब एक समय पे बहुत सारी बुलेट्स एंड शॉट्स। तो दिस इज़ द आंसर। ये तो आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन आया, पार्ट ऑफ वोकैबुलरी है, कभी नहीं छोड़ना। मैं हमेशा गाइड करती हूँ, मैं हमेशा मोटिवेट करती हूँ कि रोज़ के 5 भी पढ़ेंगे ना आप, तब भी यू विल गेट समथिंग देयर ब्रेन में। चूज़ द करेक्ट सेंटेंस। अब ग्रामर चेक करने के लिए उसने 4 सेंटेंसेस आपके सामने लिखे, चारों की ग्रामर चेक करनी है। फर्स्ट देखिए, द क्वालिटी ऑफ मैंगोज वर। सिंपल सा रूल है, जब एक लाइन में वर्ब लगती है, ऑक्सिलरी या वर्ब लगती है, वो सब्जेक्ट के लिए लगती है, सब्जेक्ट जो भी होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड अवेयर ऑफ द पॉइंट कि सब्जेक्ट होता कौन है। सब्जेक्ट वर्ब को लीड करता है, ठीक है, लेकिन वर्ब से पहले वर्ब को लीड कौन कौन कर रहा है, मैंगोज कर रहे हैं, ऑफ कर रहा है, क्वालिटी कर रहा है, द कर रहा है, तो इतने सारे वर्ड्स हैं। तो सब्जेक्ट कौन होता है, एक सब्जेक्टिव टर्म में, एक सब्जेक्टिव टर्म में, देखिए कितना बड़ा फ्रेज है ना ये। इसमें सब्जेक्ट कौन है, हमेशा प्रेपोजिशन से पहले होता है सब्जेक्ट। तो ये ऑफ जो है ना, इससे पहले है, यानी प्रेपोजिशन ऑफ से पहले क्या लिखा, क्वालिटी, तो क्वालिटी सब्जेक्ट है। जो क्वालिटी सब्जेक्ट है तो वर्ब नहीं, क्या होना चाहिए यहाँ पर, वॉज। सो द क्वालिटी ऑफ मैंगोज वॉज। दिस इज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। आपको सब्जेक्ट पता कैसे चला, प्रेपोजिशन होती है इन, ऑन, ऑफ, फ्रॉम, या फिर बिटवीन, अमंग, ये प्रेपोजिशंस होती हैं, इनसे पहले वाला वर्ड सब्जेक्ट हो सकता है। अगर एक सब्जेक्टिव फ्रेज में बहुत सारे वर्ड्स हैं, आपको ये पता करना है इनमें सब्जेक्ट कौन है, प्रेपोजिशन से पहले। तो सब्जेक्ट हमेशा प्रेपोजिशन को लीड करता है, फॉलो नहीं करता, है ना। तो सब्जेक्ट हमेशा प्रेपोजिशन से पहले होता है, बाद में नहीं होता। तो इसी वजह से क्वालिटी की वजह से वॉज आएगा। तो पहला लाइन गलत है, हमने क्या ढूंढना है, देखिए करेक्ट ढूंढना है। तो 3 गलत है, तो पहला तो गलत हुआ। सेकंड कहता है नीदर प्रेज नॉर ब्लेम। अब आपको एक फैमिली याद करवाई जाती है, मैं भी करवाती हूँ, आपके टीचर या आपने जहाँ से भी पढ़ा है वो भी करवाते होंगे। जैसे आप अगर हमारी ऐप में देख रहे हैं तो ठीक है, आप हम में से किसी टीचर से पढ़े होंगे तो ये रूल आपको पता होगा, सबको पता होता है, जो पढ़ा रहे हैं टीचर सब बताते हैं। नीदर के साथ को रिलेटिव वर्ड इज़ नॉर, ईदर के साथ को रिलेटिव वर्ड इज और, जिसको आप नाइदर, नॉर, आइदर और भी कहते हो। तीसरा मेंबर होता है इसका नोट ओनली के साथ हमेशा जाता है बट ऑल्सो, और लास्ट में 2 और हैं, और एक होता है नॉर। ये टोटल 5 है। मैं ऐसे बताती हूँ हमेशा कि ये 5 हैं, लेकिन पांचों में एक ही रूल चलता है, पांचों का एक ही नियम है। वो क्या है, जब ये 2 सब्जेक्ट्स को जोड़े, जैसे कि नीदर राम नॉर हिज फ्रेंड्स, तो सब्जेक्ट राम नहीं हो सकता,
कौन होगा? सिर्फ फ्रेंड्स। यानी ये जब सब्जेक्ट्स को जोड़ते हैं, जब ये सब्जेक्ट कनेक्टर होते हैं तो सेकंड वाला सब्जेक्ट फॉलो करते हैं, नियरर वाला सब्जेक्ट फॉलो करते हैं। नियरर का मतलब क्या हुआ? दोनों में से करीब कौन है वर्ब के? सेकंड वाला ही हुआ ना। तो जो यहाँ पर प्लेस्ड होता है ना, वही सब्जेक्ट कंसीडर किया जाता है। फर्स्ट सब्जेक्ट की वर्ब नहीं लगती, सेकंड सब्जेक्ट की वर्ब लगती है। तो अब आप लाइन को फिर से पढ़ के देखोगे, नीदर प्रेज नॉर ब्लेम। अब सब्जेक्ट कौन हुआ? सेकंड, यानी कि ब्लेम। तो ब्लेम क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है ना, तो सीम प्लूरल वर्ब है। एक पॉइंट और मैं हमेशा बताती हूँ, एस वाली वर्ब होती है सिंगुलर वर्ब, बिना एस वाली वर्ब होती है प्लूरल वर्ब। देखो कैसे, इज एम आर में से इज सिंगुलर वर्ब, लास्ट में एस है। वॉज वर में से वॉज इज अ सिंगुलर वर्ब, लास्ट में एस है। डू या डज में से डज इज अ सिंगुलर वर्ब, लास्ट में एस है। गो और गोज में से कौन सा होगा? सोचो, आप सोचो, गोज, क्योंकि लास्ट में एस है। और हैज़ और हैव में से कौन होगा? हैज़। तो कोई भी वर्ब जिसके लास्ट में एस होता है ना, वो कैसी वर्ब होती है? सिंगुलर वर्ब होती है। और जब आप कहोगे हैव, इसके लास्ट में एस नहीं है तो ये है प्लूरल वर्ब। आर के लास्ट में एस नहीं है, ये भी प्लूरल वर्ब। वर भी कैसा वर्ब हुआ? प्लूरल वर्ब। डू में भी लास्ट में एस नहीं है तो ये भी प्लूरल वर्ब। गो के लास्ट में भी एस नहीं है तो ये भी प्लूरल। तो सिंगल वर्ब कैसी होती है? जिसके लास्ट का अक्षर क्या होता है? एस होता है। प्लूरल वर्ब कैसी होती है? जिसके लास्ट में एस नहीं होता है। ठीक है, तो ईदर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, और या नॉर, इन 5 कंजंक्शंस को जब आप सब्जेक्ट जोड़ने के लिए यूज़ करते हो तो दिखते तो 2 सब्जेक्ट हैं, लेकिन माना जाता है जो भी सेकंड पोजीशन पर हो तो ब्लेम सब्जेक्ट है। ब्लेम मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो सीम प्लूरल वर्ब है, लेकिन सीम्स लिखा है ना यहाँ पर, ये सिंगुलर वर्ब है, जो दैट मीन्स ये लाइन क्या है? करेक्ट है। आई विश समझ में आ गया होगा। देखिए, एक्सप्लेन करना मेरी ड्यूटी है कि आप में से अगर किसी को मालूम है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उनको मेरे बताने से या ना बताने से, लेकिन जिनको नहीं मालूम है उनके लिए हमें ज़रूरी बताना होता है ना। तो नीदर नॉर की वजह से ब्लेम बना सब्जेक्ट, ब्लेम सिंगुलर सब्जेक्ट की वजह से सीम्स बनी वर्ब, और जो बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पर, और बाकी सारा पार्ट भी करेक्ट है, आप देख सकते हैं। थर्ड में एरर क्या है? ईदर और आ गया ना, इसी का ग्रुप का मेंबर आ गया ना, ईदर और। ईदर यू और ही की वजह से यहाँ आर नहीं इज़ होना चाहिए था, क्योंकि अभी तो हमने सीखा कि जब ईदर और नीदर नॉर तो सेकंड सब्जेक्ट की वर्ब लगेगी, एंड सेकंड पोजीशन किसको दी गई है? ही को। ही आर नहीं लिख सकते, तो ये गलत हुआ। दैट मीन्स ये भी रॉन्ग, ए भी रॉन्ग। और लास्ट में देखो द न्यूज़। न्यूज़ बेसिकली क्या है? एक ऐसा नाउन है जो कंसीडर होता है एब्रीविएशन, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ का शॉर्ट फॉर्म। तो जब आप न्यूज़ लिखते हो आर नहीं लिखते, क्या लिखते हो? इज़। सो दिस न्यूज़ इज़ ट्रू, तो यहाँ पे भी आर की जगह इज। आई विश आपको ये चारों का बेस क्लैरिफाई हो गया होगा ना। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी आया, चारों क्वेश्चंस में एक ही बेस है पकड़ के रखा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कौन होनी चाहिए? उसकी वर्ब होनी चाहिए। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट पर, जो आज के पेपर का, जिस पेपर का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है चूज काइंड ऑफ। देखिए, अब इसने ना पार्ट्स ऑफ स्पीच से भी एक कदम ऊपर पूछना शुरू कर दिया। पहले क्या पूछते थे ये लोग? ये पूछते थे एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, कंजंक्शन है, प्रीपोजिशन है, वो हमने पकड़ने शुरू किए, वो हमने लर्न करने शुरू किए। अब ये पूछते हैं कौन सा एडजेक्टिव है, कौन सा एडवर्ब है। दैट मीन्स वी हैव टू नो द टाइप्स। हमें अब टाइप्स भी पता होनी चाहिए, वैरायटी कितनी तरह की होती है ना। एडजेक्टिव विशेषण है, लेकिन ये कौन सा वर्ड है? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कौन होता है? जैसे हम लिखते हैं ब्रेव, हम लिखते हैं ब्यूटीफुल, हम लिखते हैं वाइड, हम लिखते हैं वाइज, तो ये क्वालिटी बता रहा है, गुण बता रहा है। ठीक है ना, कलर बताए, गुण बताए, तो क्वालिटी हुआ। ठीक, दूसरा देखो कौन है? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, जो कि जैसे हम कहते हैं ना सम, मच, ये क्वांटिटी बता रहा है, किसी चीज़ जिसको तोल नहीं सकते उसकी क्वांटिटी बता रहा है। तो सम, मच, प्लेंटी, अ लॉट ऑफ, ये सब क्वांटिटी के एडजेक्टिव्स हैं। तीसरा देखिए ऑप्शन क्या दिया? एडजेक्टिव ऑफ नंबर, जैसे कि 1, 2, 3, फ्यू, सेवरल भी जा सकते हैं इसमें, है ना। चौथा देखिए कौन है? एडजेक्टिव ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ये पता कौन होते हैं? हर लड़का, जैसे हम बोलते हैं ना हर लड़का, तो हम इसको कैसे लिखते हैं? ईच बॉय। ये ईच यहाँ पे एडजेक्टिव है, क्यों? क्योंकि किसके सामने? बिल्कुल सामने बॉय के। ये होता है ईच बॉय, ईदर बॉय, नीदर बॉय, एनी बॉय। तो ये जो एनी, ईच, नीदर, ईदर बॉय के इमीडिएट सामने आया, तो जो नाउन के तुरंत सामने आकर उसके बीच में डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है, दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन, है ना, एडजेक्टिव ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो अब इसने क्वेश्चन क्या पूछा? लेट्स गो थ्रू द क्वेश्चन। देयर हैज़ नॉट बीन सफिशिएंट। इसने बोला चूज द काइंड ऑफ एडजेक्टिव यूज्ड इन द सेंटेंस, ना। सेंटेंस में जो काइंड ऑफ एडजेक्टिव यूज हुआ, एडजेक्टिव है सेंटेंस में, वो खुद ही बता रहा है। वो कह रहा है कौन सी काइंड यूज हुई है।
एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, क्वालिटी है, डिस्ट्रीब्यूशन है या क्वांटिटी है? लेट्स सी. सो देयर हैज़ नॉट बीन सफिशिएंट रेन. रेन नाउन है, रेन की क्वांटिटी को बता रहा है ना. सफिशिएंट मतलब जितनी चाहिए थी उतनी नहीं, तो क्वांटिटी बता रहा है. दैट इज द वाई इसका आंसर होगा बी ऑप्शन. तो आंसर इज एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, क्वालिटी नहीं, नंबर नहीं, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं. तो थोड़ा सा पता होना ज़रूरी है. क्वालिटी मतलब जैसे गुड, बैड, ब्रेव, कॉवर्डली, ये सब एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हैं. नंबर मैंने अभी बताया 1 2 3 4 या फ्यू आ जाता है. डिस्ट्रीब्यूशन ईच, ईदर, एवरीवन, एवरीबडी, ये डिस्ट्रीब्यूशन है. तो हमारे पास वर्ड क्या बचता है? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी. जो सफिशिएंट है वो उसका पार्ट है क्योंकि क्वांटिटी को बता रहा है. राइट. फिर आगे मिस स्पेल्ड या करेक्टली स्पेल्ड का क्वेश्चन आया. स्पेलिंग्स का बारे में पता होना ज़रूरी है. जब भी आपके सामने कोई ऐसा वर्ड आए ना जिसमें डबल लेटर आता है तो उसको थोड़ा ध्यान से पढ़ते रहो. धीरे धीरे मेमोरी बढ़ती जाएगी और इन क्वेश्चंस को डील करने में बहुत आसानी होगी. ठीक है. तो पहला वर्ड आया क्वेश्चनर. इसमें प्रॉब्लम है. क्यों है प्रॉब्लम? ये सिंगल एन से बनाया, इसमें क्या आता है? डबल एन. तो ये रॉन्ग हुआ. हमें क्या बोला गया है? करेक्ट स्पेलिंग ढूंढना. ये ज़रूर देख लेना कि करेक्ट स्पेल्ड पूछा है कि मिस स्पेल्ड या रॉन्गली स्पेल्ड पूछा है. तो या सही या गलत स्पेलिंग ढूंढना है. तो फर्स्ट तो रॉन्ग हुआ, ये आंसर नहीं बन सकता. सेकंड में देखो कॉन्शियसनेस है, कॉन्शियसनेस में ये ई नहीं आता है तो ये भी रॉन्ग हुआ. थर्ड इज पोजेसिव, दिस इज करेक्ट, ये आंसर है हमारा. और फोर्थ इज प्रोपेगेंडा, तो यहाँ पे भी पी के बाद ए आता है तो प्रोपेगेंडा में हम ए लगाते हैं पी के बाद. तो ये तो देखिए वोकैब का पार्ट है. रीडिंग के दौरान जो भी लेटर डबल लेटर वाले वर्ड्स दिखते हैं ना उनको थोड़ा ध्यान से देख लो. देखो तो कितने सारे वर्ड्स हैं जो डबल लेटर वाले आए हैं. क्वेश्चनर में भी है, कॉन्शियसनेस में भी है और पॉजेसिवनेस या पॉजेसिव में भी है. तो डबल लेटर वर्ड्स को थोड़ा ध्यान से कॉन्सेंट्रेटेड होकर याद कर लिया करो. बस मैं यही सजेस्ट करना चाहूँगी. हम तो टॉर्च बेयरर होता है ना. टीचर कौन होता है? टॉर्च बेयरर होता है. वो आपको रास्ता दिखाता है, वो आपने उस रास्ते पे चलना होता है. तो हम जब आपको बोल रहे हैं कि आप रीडिंग करते टाइम पर जो डबल लेटर वर्ड्स होते हैं उनको पढ़ लो ध्यान से. 2-3 बार पढ़ लो, आपका ब्रेन बथेरा शार्प होता है तो आप याद रख पाओगे. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तो टोटली बेस्ड ऑन ईडियम एंड फ्रेजेज है. देखिए क्या बोलता है. फिल द ब्लैंक विद, यही है ना? यस. सो फिल द ब्लैंक विद द मोस्ट सूटेबल आर्टिकल्स. ग्रामर भी चेक कर रहा है और अगर आपने ईडियम्स पढ़े होंगे तो आप इस क्वेश्चन को बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हो. पहला ईडियम, लीव समवन इन द लर्च. ये है पहला इडियम जो यूज़ हुआ यहाँ पर. इस इडियम का मतलब होता है लीव समवन ड्यूरिंग डिफ़िकल्टी. तो डेजर्ट समवन ड्यूरिंग डिफ़िकल्टी, किसी को मुश्किलों के दौरान अकेला छोड़ देना. एंड सेकेंड इडियम क्या है? अ फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इन डीड. ये मॉरल पढ़ते थे हम, स्टोरी होती थी ना वो जिसमें बेयर था, भालू था, वो दोस्त अपना पेड़ पे चढ़ जाता है, दूसरे दोस्त को असहाय छोड़कर, हेल्प नहीं करता उसको कुछ भी, तो बेयर उसके पास आता है ना. वो स्टोरी है वही वाला. उसका मॉरल होता था अ फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इन डीड. तो आप खुद सोचो, leave someone in the lurch, a friend in need is a friend indeed. तो आंसर कौन बना? सी ऑप्शन है ना. वही आंसर जा सकता है क्योंकि लर्च के सामने भी द लगेगा बिकॉज इस इडियम में भी द हम पढ़ते हैं. दूसरा अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इंडीड, ये आंसर है. अब देखिए चूज द करेक्ट सिनोनिम. किसका? ऑब्नॉक्शियस का. ये क्या होता है? इसका मतलब होता है जैसे कि पहले तो मैं बाकी सारी ऑप्शन दिखाऊं. मोडेस्ट, नोबल, मॉरल. एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, जब 3 ऑप्शंस का मीनिंग सिमिलर जा रहा होता है ना तो अक्सर वो तीनों ही कैंसिल हो जाती हैं. ये एक ट्रिक है ना. ये काफ़ी हद तक सफल जाने वाली एक ट्रिक है. 100% तो कुछ भी नहीं होता दुनिया में, लेकिन ये काफ़ी हद तक हेल्प कर सकती है. एक ट्रिक है. तो मोडेस्ट, नोबल, मॉरल एक ही जैसे से है ना, नैतिक, सभ्य एंड ऑल. तो इसी वजह से ये तो आंसर हो नहीं सकते. तो ऑब्नॉक्शियस मीन्स एक्सट्रीमली अनप्लेजेंट, घिनौना जिसको बोलते हैं. रिपल्सिव भी क्या होता है? सिमिलर जाता है काफ़ी हद तक, है ना, ड्रिवन बैक जैसा सा. तो इसीलिए आंसर जो है सिमिलर ढूंढना है ना हम लोगों को. तो आप देख सकते हैं आंसर इसका कौन बनता है? ए ऑप्शन. बाकी सब पॉजिटिव वर्ड्स हैं. हमें नेगेटिव वर्ड चीज़, जो पहला ही वर्ड है जो हमारा नेगेटिव है, बाकी सब पॉजिटिव है. आप इस तरीके से भी एलिमिनेट कर सकते हो. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन.
ओके, सो 139 इसमें कहता है चूज द करेक्ट ऑपोजिट है, एंटोनिम मतलब ऑपोजिट है। रिटोर्ट क्या होता है? रिटोर्ट होता है रिप्लाई करना, किसी की कही बात का आंसर करना, रिप्लाई करना। पहला ऑप्शन तो सिमिलर है, हमने ऑपोजिट ढूंढना है। दूसरा ऑप्शन भी क्लोज टू द सिमिलर है, हमने ऑप्शन ढूंढना जो ऑपोजिट है। रिटर्न में भी हम कुछ ना कुछ दे ही रहे हैं, जहाँ से शुरू किया वहाँ वापस, ये तो नहीं जा सकता ना। तो इसका ऑपोजिट कौन है? रिक्वेस्ट। रिप्लाई एंड रिक्वेस्ट एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड हैं, एक दूसरे के ऑपोजिट वर्ड्स हैं, तो आंसर इसका डी बना। अगले में कहता है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ इडियम। देखो ये इडियम तो हम क्लास में इतनी बार डिस्कस कर चुके होंगे कि आपके इसके भाई बहन भी मैं बता दूं आपको, अ पीस ऑफ केक, और दूसरा था अ स्नैप। क्या मतलब होता है? वॉकिंग ऑन एयर भी, सॉरी वॉकिंग ऑन एयर नहीं, वॉक ऑन केक है शायद, वॉकिंग ऑन केक पीस का इडियम है। इन सब का मीनिंग होता है बहुत आसान काम। इसका खाने की चीज़ का जिक्र बेशक हुआ है, लेकिन इसका मतलब स्नैप तो देखिए ये है, ये होता है स्नैप। स्नैप जब आप ऐसा करते हो तो उसका मतलब ये काम तो मैं चुटकी में कर दूँ, मतलब आपके लिए वो काम कैसा है? बहुत आसान है। तो जब भी काम बहुत आसान होता है, इट्स अ पीस ऑफ केक फॉर मी, इट्स अ स्नैप फॉर मी, तो इसका मतलब आसान काम। तो आप चारों ऑप्शंस को पढ़ सकते हैं। अ टास्क दैट कैन बी कंप्लीटेड इजीली, जा सकते हैं ना। ईटिंग अ पीस ऑफ केक इज़ अ वेरी इजी, है ना, बहुत आसान है वैसे खाना केक तो, लेकिन जो डायबिटिक होगा नहीं खा पाएगा, उसके लिए बहुत मुश्किल है। तो ये गया ऑप्शन, ये वैसे भी गलत है। अ टास्क शुड बी कंप्लीटेड एट एनी कॉस्ट, नहीं भाई कोई धमकी नहीं है इस ईडियम में, इस ईडियम का मतलब है आसान काम, तो ये भी गया। अ टास्क कैन नॉट बी कंप्लीटेड, काम पूरा ही नहीं हो सकता, ये तो बिल्कुल नहीं गया। तो आंसर इज ए ऑप्शन। मीनिंग होता है इसका अ स्नैप और पीस ऑफ केक, दोनों का मतलब होता है एन ईजी टास्क, आसान काम। ठीक है, चलिए बच्चे आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चूज द करेक्ट ऑप्शन, सही ऑप्शन चूज करना है। अगर आपने मॉडल वर्ब्स की सीखे हैं, आसान है मॉडल वर्ब्स का टॉपिक, लेकिन वो हम ना कई बार ऐसा तो कुछ भी आपने सुन लिया है वो हम अकॉर्डिंगली वैसे ही बोल रहे होते हैं, तो गलती होती है कई बार, है ना। हमें रिटन इंग्लिश के अंदर एरर निकालना है, इफ़ यू हैव टू बी वेरी एक्यूरेट अबाउट द ऑप्शंस। तो देखिए, माई ग्रैंड मदर, सॉरी आर ग्रैंड मदर डैश एडवाइज मी। अभी तक हमें कुछ नहीं पता कि क्या है, कौन सा इमोशन है, कौन सा मूड है, कौन सा टेंस है, कुछ भी नहीं पता ना। देखिए आगे बढ़ेंगे। मी एंड माई सिस्टर, अब देखो अगली लाइन इसके साथ में जोड़ेगी, ये पर्पज़ है इसका कुछ। व्हेन वी वर, आर नहीं वर, व्हेन वी वर चिल्ड्रन। तो यहाँ से एक चीज़ तो पता चली ना, ये कब का इवेंट है? पास्ट का। तो जब हम बच्चे थे तो ग्रैंड मदर हमें सजेस्ट किया करती थी, बनाया जा सकता है ना, क्योंकि पास्ट इमोशन इज कनेक्टेड, पास्ट क्लॉज इज गिवन, तो फर्स्ट क्लॉज हैज़ टू बी इन द सेम टेंस। क्यों? क्योंकि व्हेन का मतलब होता है जब, जब ये होता था तभी ये हुआ करता था, हुआ करता है नहीं, होता है नहीं, होता होगा नहीं, पास्ट के साथ में कनेक्टेड है व्हेन के साथ जुड़कर। तो ये पास्ट नहीं, देखो भाई साहब जी, है ना, ये तो पास्ट है नहीं। कैन आप सब जानते होंगे, चाहे मॉडल वर्ब नहीं पढ़ा होगा पर आपको शायद इतना तो पता होगा, आई होप, कि कैन इज़ अ प्रेजेंट टेंस मॉडल वर्ब, विल इज़ अ फ्यूचर ऑफ प्रेजेंट टेंस, है ना, मे इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ प्रेजेंट। तो ये प्रेजेंट, ये प्रेजेंट, ये प्रेजेंट, तो ये भाई साहब पास्ट में है, तो इसका भी पास्ट कौन जाएगा? यूज्ड टू। देख लीजिए, यूज्ड टू, अ मॉडल वर्ब, व्हाट इट अनाउंसेस, it helps us to announce regularity of past, it helps us to announce हॉबी या हैबिट ऑफ पास्ट, है ना, हॉबी नहीं हैबिट ऑफ पास्ट। पास्ट के समय में एक काम रेगुलर बेसिस पर होता था, अब नहीं होता, ये इसका मीनिंग होता है यूज टू का। ठीक है, तो आई विश आपको समझ आएगी। अगर देखो मैंने आपको अभी अभी बताया, ईदर यू नो द आंसर और यू नो हाउ टू एलिमिनेट द रॉन्ग वंस। ये पास्ट नहीं है, ये तीन हो गए। पास्ट के साथ तो सिर्फ यूज्ड टू, ईडी दिख रहा यानी पास्ट ही है ना, तो पास्ट के साथ कौन गया? यूज्ड टू। तो अगर आप टॉपिक नहीं भी पढ़े होंगे ना, तो भी यहाँ ऐसे इस तरीके से कर सकते हो, अगर आप कुछ हद तक पढ़ के आए हो। नेक्स्ट देखो, प्रेपोजिशन इन, एट, फॉर, फ्रॉम, बिहाइंड, बिहाइंड, ऐसा। अब यहाँ पे क्या हुआ? माई फैमिली इज ऑलवेज डैश माई हेल्थ व्हेन आई एम अवे। अब एंशियस क्या होता है? चिंतित होना, परेशान होना, चिंतित होना, चिंता करना। जिस चीज़ के बारे में आप चिंतित होते हो, के बारे में, रिगार्डिंग, उसका प्रेपोजिशन होता है अबाउट।
तो एंशियस अबाउट समथिंग, तो किसी चीज़ के बारे में, इस मीनिंग को डिलीवर करता है प्रेपोजिशन अबाउट। दैट्स व्हाई द आंसर इज बी ऑप्शन। तो ये था हमारा लेबर इंस्पेक्टर का पेपर। आई विश आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हुए हों, आपको हेल्प हुई हो। पेपर अच्छा था, बढ़िया था पेपर। अगर नहीं आता, देखो चीज़ें जब हमें नहीं पता है तो पेपर हमें टफ लगते हैं। आप प्रैक्टिस करें, रोज़ के रोज़ इडियम्स पढ़ें। देखो आप देख सकते हो ग्रामर भी आया, ग्रामर के अलावा वॉइस नरेशन के इंडिपेंडेंट क्वेश्चंस आए, वोकैबुलरी का बड़ा अच्छा खासा रोल है। तो आप रोज़ के 5 इडियम्स, 5 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, सिमिलर, ऑपोजिट रोज़ करें आप। इस चीज़ को जितना डिले करेंगे, हर्डल्स ही हर्डल्स आते जाएंगे। आप जब इनको रोज़ करेंगे तो आप कुछ हद तक चीज़ें अपने हाथ में, अपने कंट्रोल में ले पाएंगे। ठीक है, सो इसी पॉजिटिव नोट के साथ आपको गुड लक विश करते हुए फॉर नेक्स्ट एग्जाम हम वीडियो को एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे, कुछ नया लेकर, कुछ नया पेपर लेकर, डिस्कशन आपके सामने रहेगी। तब तक के लिए हमें दीजिए अलविदा। आप अपने पढ़ाई पर कॉन्सेंट्रेटेड रहिए। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।